नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका उत्तराखंड का सवाल। और आज हम उत्तराखंड के सवाल में चर्चा करने जा रहे हैं उत्तराखंड की सियासत की। अगले साल वहां विधानसभा का चुनाव होने वाला है और पार्टियों की रणनीतियां बननी शुरू हो गई हैं, तैयारियां शुरू हो गई हैं। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन उत्तराखंड के 3 दिवसीय दौरे पर हैं और उनके दौरे का आज दूसरा दिन है। और इस दौरान कई बैठकें उन्होंने की। उन्होंने इस दौरान पार्टी की कोर कमेटी के साथ बैठक की, पार्टी के संगठन के पदाधिकारियों के साथ बैठक की, अपने पार्टी के विधायकों और उत्तराखंड के सांसदों के साथ बैठक की। लगातार चर्चा का दौर चल रहा है क्योंकि 27 का चुनाव भारतीय जनता पार्टी वहां पर फिर से अपना परचम लहराना चाहती है और उसके लिए पूरी रणनीति, पूरी कवायद शुरू हो गई है। और इस लिहाज से 2027 के विधानसभा चुनाव की तैयारियों के लिहाज से राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन का ये बेहद अहम दौरा है और ये राष्ट्रीय अध्यक्ष की जिम्मेदारी संभालने के बाद उनका उत्तराखंड का पहला दौरा है। इस दौरे के दूसरे दिन उन्होंने देहरादून में प्रदेश कोर कमेटी की बैठक की। बाद में सरकार में जो मंत्री हैं उन लोगों के साथ भी बैठक की और चर्चा की। पार्टी ने आगामी चुनावों में जीत के हैट्रिक के लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए बूथ प्रबंधन को सबसे अहम रणनीति बताया है। बीजेपी अब उन सीटों पर खासतौर से फोकस कर रही है जहां पिछले चुनाव में उसे हार का सामना करना पड़ा था। पार्टी नेतृत्व ने बूथ जीतो चुनाव जीतो के मंत्र के साथ कोर कमेटी के सदस्यों को 2-2 दिन के विधानसभा प्रवास का निर्देश दिया है और ये टीम जमीनी स्तर पर कार्यकर्ताओं से संवाद कर समस्याओं और वहां सुझावों को एकत्र करेगी। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कहा है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष द्वारा दिए गए दिशा निर्देशों का पालन पूरी तरह से किया जाएगा और पार्टी चुनाव जीतने के लिए पूरी तरह से तैयार है। उधर कांग्रेस की भी अपनी तैयारी है। कांग्रेस के बड़े नेता और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष जो सबसे बड़ा चेहरा कांग्रेस के हैं, राहुल गांधी, उनका भी दौरा होने वाला है अगले महीने। और बीजेपी की जो ये तैयारियां चल रही हैं इसको लेकर कांग्रेस ने निशाना भी साधा है और आरोप लगाया कि यह रणनीति केवल दिखावा है और इससे जनता के मुद्दे पीछे छूट रहे हैं। उधर कांग्रेस के नेता राहुल गांधी भी उत्तराखंड के दौरे पर आएंगे। वहां पर सभाओं को भी उन्हें संबोधित करना है। अपनी पार्टी जो पिछले 2 बार से चुनाव हार रही है, सत्ता से बाहर है, तो वो अपनी पार्टी के कार्यकर्ताओं में ऊर्जा का संचार करना है और इस लिहाज से भी उनका ये दौरा काफ़ी अहम है। और इस दौरे को सफल बनाने के लिए पार्टी के तमाम जो बड़े नेता हैं, हरीश रावत सहित तमाम जो बड़े नेता हैं, संगठन है, वो पूरी तरह से जुटा है। तो आज हम इसी को लेकर चर्चा करेंगे क्योंकि 2027 बीजेपी की रणनीति शुरू हो गई है। बीजेपी की इस रणनीति के सामने कांग्रेस की क्या रणनीति होगी, ये आज हम समझने की कोशिश करेंगे अपने मेहमानों के साथ। लेकिन जरा पहले बयान सुन लेते हैं। रही है और मैंने कहा ना कि बूथ ये हमारे कार्य का केंद्र होता है। बूथ को जीतने के लिए क्या क्या किया जा सकता है उस सारे विषय पर आज तक हमको प्राप्त हुआ है। उत्तराखंड में इन दिनों भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन जी प्रवास पर आए हुए हैं। उत्तराखंड देवभूमि में बहुत बहुत स्वागत नितिन नवीन जी का करते हैं। लेकिन ये बताया जाए कि एक तरफ आम जनता को पेट्रोल डीजल की कम खपत के लिए कहा जा रहा है, विदेश यात्रा ना जाने के लिए कहा जा रहा है। दूसरी तरफ नितिन नवीन जी के काफिले में 35 गाड़ियां। एक तरफ आम आदमी से ये कहा जा रहा है कि वीआईपी कल्चर को खत्म किया जाएगा। दूसरी तरफ बलबीर रोड में जहां भाजपा का कार्यालय स्थित है वहां आम लोगों की आवाजाही के लिए सड़क को ही बाधित कर दिया गया। नितिन नवीन के स्वागत के लिए वहां मंच बनाया गया जिसके लिए 1 इंच भी सड़क को खुला नहीं छोड़ा गया और आम जनमानस को बेहद परेशानियों का सामना करना पड़ा। एक अच्छी बात हुई कि अंकिता भंडारी हत्याकांड में जो गंभीर आरोप जिन नेताओं के ऊपर लग रहे हैं उनके होर्डिंग जगह जगह से गट्टू फट्टू भट्टू इनके होर्डिंग जगह जगह से हटाए गए, उतारे गए। ये एक सिल्वर लाइनिंग नितिन नवीन के कार्यक्रम में दिखाई पड़ती है। अध्यक्ष नितिन नवीन का उत्तराखंड का दौरा और कल जब दौरे के दौरान वो पहुंचे देहरादून तो वहां पर उनका भव्य स्वागत किया गया। बड़ी संख्या में प्रदेश बीजेपी के जो कार्यकर्ता हैं वो पहुंचे थे उनके स्वागत के लिए। प्रदेश के
बीजेपी कार्यालय पहुंचे, वहां पर भी उनका भव्य स्वागत किया गया, फूलों मालाओं से उन्हें उनका स्वागत किया गया और खुद पुष्कर सिंह धामी प्रदेश के मुख्यमंत्री और प्रदेश के अध्यक्ष महेंद्र भट्ट वहां पर मौजूद थे और नितिन नवीन की अगवानी की। पहला दौरा राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद और राष्ट्रीय महामंत्री संगठन भी बीएल संतोष भी इस दौरान रहे और बैठकों का दौर चल रहा है। तो आज इसी को जरा हम समझेंगे अपने मेहमानों के साथ। हमारे साथ दो खास मेहमान आज जुड़े हुए हैं। प्रभा बदूनी जी हैं, प्रदेश प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी की। आशीष सैनी जी हैं, प्रदेश प्रवक्ता कांग्रेस के। बहुत स्वागत है आप दोनों लोगों का। प्रभा जी, खुश तो आप लोग बहुत होंगी, अपने नए राष्ट्रीय अध्यक्ष का पहला दौरा उत्तराखंड की धरती पर, आज दूसरा दिन, क्या चल रहा है? देखिए आनंद जी, बहुत अच्छा चल रहा है। कल वो आए, उनके शुभ आगमन पर इतनी गर्मी हो रही थी तो कल इतनी बारिश भी हुई है, तो ये शुभ संकेत है कि जो उनके पैर उत्तराखंड में पड़े हैं तो ये आने वाले चुनाव को लेकर भी मैं तो समझती हूँ कि ये दौरा भी बहुत अच्छा है। और देखिए, हम जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं उनके लिए तो बहुत ही, मैं कहूंगी कि एक उत्साहपूर्ण रहा है ये दौरा। और देखिए, अभी तो कल उनका अंतिम मतलब दिन है यहाँ पर, मैं ये कहूंगी उत्तराखंड में। और देखिए, आज उन्होंने विभिन्न स्तर पर बहुत सारी बैठकें ली हैं। जो हमारे सांसद हैं, विधायक हैं और प्रतिनिधि हैं, प्रदेश के पदाधिकारी हैं, और जिस प्रकार सबने बाहर आके प्रतिक्रिया दी है कि उन्होंने अपने अनुभव से जो कुछ बातें कही हैं, आने वाले चुनाव के परिप्रेक्ष्य में भी सबको बताया है। एक रणनीति के तहत काम भी करना है, क्योंकि हम सबको पता है आनंद जी की जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष है नितिन नवीन जी, वो धरातल से जुड़े हुए नेता हैं। खुद वो 6 बार के विधायक बिहार से रहे हैं। तो देखिए, वो युवा जरूर है लेकिन जितने कर्मठ ऊर्जावान है उससे कहीं ज्यादा अनुभवी है, क्योंकि उन्होंने धरातल पर रहकर जन जन के साथ जुड़कर काम किया है। और जो मुकाम इतनी कम आयु में उन्होंने हासिल किया है, मुझे लगता है कि अच्छे अच्छे लोगों को काफी एक उम्र के बाद भी वो मुकाम हासिल नहीं होता है और वो अनुभव नहीं हो पाता है। और जब वो आए, उन्होंने जिस प्रकार सादगी से भी कल वो रहे, कार्यकर्ताओं को अभिवादन उन्होंने स्वीकार किया, तो मैं तो ये समझती हूँ कि कार्यकर्ता इतने ज्यादा खुश है, एक नया उत्साह सब में है। और आने वाले समय में जो वो अलग अलग बैठकें ले रहे हैं। और सबसे बड़ी बात आनंद जी मैं बताऊं, क्योंकि मैंने आपको बताया कि वो संगठन को मजबूत बनाना चाहते हैं और उसी परिप्रेक्ष्य में उन्होंने बूथ लेवल तक के कार्यकर्ता के घर वो जा रहे हैं और सुबह वहां पर भी वो मीटिंग लेंगे। वहां पर अलग अलग संगठनों तो ठीक है, इस पर आगे भी हम चर्चा करेंगे। आशीष जी के पास चलते हैं। आशीष जी, एक तरह से माना ये जाए कि ये जो दौरा है, ये दौरा राष्ट्रीय अध्यक्ष का, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का, आप लोगों के ऊपर एक मनोवैज्ञानिक दबाव बनाने का, जिस तरह से स्वागत हुआ और जिस तरह से रणनीति बनाई जा रही है, चर्चाएं हो रही हैं पार्टी के तमाम प्रकोष्ठ के लोगों के साथ, अपने सांसदों, अपने विधायकों और सरकार में मंत्रियों के साथ, कोर कमेटी और संगठन के पदाधिकारियों के साथ जो बैठक कर रहे हैं वो? देखिए, निश्चित रूप से नितिन नवीन जी के दौरे का कोई मनोवैज्ञानिक प्रभाव हमारे ऊपर विशेष रूप से नहीं पड़ने जा रहा है। जब राजनाथ सिंह, अमित शाह, नरेंद्र मोदी जी आकर यहाँ चले गए, तब हमें कोई प्रभाव नहीं पड़ा। हमने वही सवाल जो राज्य की जनता के हैं उन्हीं को उठाने का काम किया और आज उसी सवाल को उठाने का परिणाम था कि इनको अपने प्रणाली के होर्डिंग्स हटाने पड़े। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने वो होर्डिंग लगाए, इसका मतलब इनका मंतव्य, इनकी मानसिकता स्पष्ट होती है कि जिस व्यक्ति पर अंकिता भंडारी के वीआईपी होने का आरोप लगाया गया है भारतीय जनता पार्टी के पूर्व विधायक द्वारा, उनको बीजेपी आज भी आरोपी मानने के लिए तैयार नहीं है। वो सीबीआई जांच कहाँ है उसका पता नहीं है। सीबीआई जांच एक और थी जो नकल के संबंध में थी, उस जांच का भी कोई मालूम पता नहीं है कहाँ है। राज्य के मामले में हमने आपके अभी कई डिबेट में, जिसमें प्रभा जी भी मौजूद थी, मैंने कहा कि यात्रा मार्ग पर जो ढाबे और रेस्टोरेंट है उसमें गैस की समस्या होने वाली है। इन्होंने तब मजाक उड़ाया था, लेकिन आज वो समस्या सामने खड़ी है। पेट्रोल और डीजल की बढ़ती हुई कीमतों से उत्तराखंड राज्य में आने वाली प्रत्येक चीज की कीमत बढ़ने का काम हुआ है। मुझे बताइए कि क्या इन सब सवालों के जवाब नितिन नवीन जी किसी भी रूप में देने का काम करेंगे? तो उत्तर है कि नहीं करेंगे। वो केवल बीजेपी के कार्यकर्ताओं से मिलने के लिए आए, एक परसेप्शन बना रहे हैं कि हम बहुत अच्छा, ऑल इज वेल चल रहा है, ऑल इज वेल चल रहा है, जबकि वस्तु स्थिति यही है कि ऑल इज वेल नहीं, ऑल इज इन वेल है। भारतीय जनता पार्टी ने
जीरो टॉलरेंस से लेके पर्यावरण, चिकित्सा, शिक्षा, स्वास्थ्य, हर चीज को कुएं में डाल दिया है। और आज पूरे प्रदेश को जो कुएं में ढकेलने का काम कर रहे हैं वो भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं। पूर्ण बहुमत की सरकार होने के बावजूद भी हरियाणा के यूट्यूबर उत्तराखंड के देवी देवताओं को, उत्तराखंड की आम जनता को गालियां देने का काम कर रहे हैं। मुझे पता नहीं किस मिट्टी के बने हैं भाजपा के लोग जो इतना अपमान झेलने के बावजूद भी चुप हैं। जो हरियाणा और उत्तराखंड के बीच में जो अभी दुर्भावना और जो सद्भाव समाप्त होने की स्थिति बनी है, उस पर स्पष्टीकरण दोनों राज्यों के मुख्यमंत्रियों को एक साथ पत्रकार वार्ता करके देना चाहिए। ठीक है, अब देखिए, अब इसका जवाब तो प्रभा जी देंगी, इसका जवाब प्रभा जी देंगी। लेकिन ये जो दौरा है, हाँ, ये जो दौरा आपने जो सवाल किए हैं या पूछे हैं, इसका जवाब प्रभा जी देंगी। लेकिन ये जो दौरा है राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन का, ये दौरा अपने संगठन के पदाधिकारियों, अपनी पार्टी के नेताओं के साथ बैठकों का दौर है। तो वो अपनी पार्टी को लेकर, अपनी पार्टी की के कार्यकर्ताओं को, नेताओं को वो बताएंगे क्या करना है, कैसे करना है, क्या रणनीति होनी चाहिए, इस पर चर्चा होगी। आप कह रहे हैं कि उन तमाम सवालों का जवाब तो दिल्ली से या यहाँ के जो संगठन के लोग हैं, सरकार में जो लोग हैं, वो लोग तो देते ही रहते हैं, चाहे वो उस जवाब से आप संतुष्ट हो या ना हो, वो अलग चीज है। उन्होंने, आप मुझे एक बात बता दीजिए सर, क्या मुख्यमंत्री जी को 3 बार भाषण देने का मौका मिला, राजनाथ सिंह जी के सामने, अमित शाह के सामने, नरेंद्र मोदी जी के सामने भी, क्या उन्होंने राज्य में किए गए कार्यों का उल्लेख किया या उन्होंने इन सवालों में जवाब देने की कोशिश की? नकल माफिया आज मुख्यमंत्री जी के ढोल की ताप पर नाचने का काम कर रहा है और उत्तराखंड के युवाओं को, बेरोजगारों का जो मजाक भाजपा उड़ा रही है, कभी उन्हें कॉकरोच बता रही है, कभी उन्हें झिंगुर बता रही है, कभी उनको वैसे अपमानित कर रही है। तो ये अपमान का झूठ कब तक पिएंगे? उत्तराखंड की बेटियों का, महिलाओं का अपमान बीजेपी के लोग कर रहे हैं, तो ये क्यों कर रहे हैं? ठीक है, जब प्रभा जी उनके इन सवालों का जवाब दीजिए कि क्या बैठक पार्टी के संगठन को लेकर ही है, या जो सवाल विपक्ष के उठते रहे हैं, या अभी जो चर्चा में आशीष जी सवाल उठा रहे हैं, उसका भी जवाब राष्ट्रीय अध्यक्ष के द्वारा या इस दौरे के दौरान मिलेगा? देखिए आनंद जी, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जो भारतीय जनता पार्टी प्रदेश में है, हमारी सरकार है, हम अपने में सक्षम है, क्योंकि जो इनकी जवाब ये मांग रहे हैं उसका जवाब तो मैं इनको अभी दे देती हूँ। बार बार ये बेटी अंकिता का नाम लेते हैं, तो जो हमारे प्रदेश के प्रभारी हैं, अगर वो यहाँ पर आए हैं तो इसलिए वो आए हैं कि माननीय उच्चतम न्यायालय ने उनको क्लीन चिट दी है। अगर कांग्रेस को इसका मुद्दा बनाना है तो वो इनका पर्सनल, मैं कहूंगी वो इनकी व्यक्तिगत समस्या है। जो प्रदेश की जनता है उनको कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि प्रदेश की जनता को आप सुन लीजिए ना आशीष जी, मैंने आपकी बात सुनी है, वरना मैं आपको बोलने नहीं दूंगी, अपनी बारी में आप बोलिएगा। आशीष जी, मैं आपके पास आऊंगा, ये इनकी बातों का जवाब लेने के लिए मैं आपके पास आऊंगा। प्रभा जी को पहले सुन लेते हैं। उनको क्लीन चिट दे दिए तो ये कौन होते हैं उस पर सवाल खड़ा करने वाले? ठीक है, दूसरी बात मैं आपको बताना चाहूंगी कि बेटी अंकिता के लिए भी इन लोगों ने कुछ नहीं किया, ना ये सड़कों पर उतरे। हमारी ही सरकार थी जिन्होंने सख्त पैरवी करी थी उच्चतम न्यायालय में, और जैसे जैसे बेटी अंकिता के माता पिता ने कहा था वही हमने काम किया कि अगर अच्छे वकील चाहिए। उसी का परिणाम है कि जो आज दरिंदे थे वो सलाखों के पीछे हैं और आजीवन उनको कारावास की सजा मिली है। तीसरी बात, ये पेट्रोल की बात करते हैं। देखिए आनंद जी, वैसे तो आपको पता है पूरे विश्व में वैश्विक संकट है, हर जगह हमने देखा है अमेरिका जैसे देशों ने 50% तक वृद्धि कर दी है, फिर भी हमारे माननीय प्रधानमंत्री 4 सालों में मात्र 3% की बढ़ोतरी की है। लेकिन चलिए ये बात भी मैं अलग कर देती हूँ, इनके पड़ोसी राज्य जहाँ कांग्रेस की सरकार है वहां पर पूछिए कि पेट्रोल डीजल के रेट क्या हो रखे हैं, वहाँ सारे स्कूल बंद हो गए हैं। ये वो भी हिमाचल पर्वतीय राज्य है, अगर यहाँ पर 100 स्कूल पहाड़ों में बंद हुए होंगे तो वहाँ पे 500 स्कूल इन लोगों ने बंद कर दिए हैं। तो ये अपने गिरेबान में झांके ना, दूसरों के लिए ये इतनी बड़ी बड़ी बातें करते हैं। जहाँ इनकी सरकारें हैं, इनके पास अपने कर्मचारियों को सैलरी देने तक के पैसे नहीं है। आनंद जी, आपको ये तो पता ही होगा कि दिल्ली में जो हिमाचल सदन है वो बिक चुका है, क्योंकि वो बिजली के बिल का भुगतान नहीं कर पाए थे। तो इस प्रकार से तो इनके राज्यों में सरकारें चल रही हैं। जब इनको सत्ता में आना होता है तो ये झूठे वादे करते हैं, हम बिजली फ्री देंगे, हम आपकी सैलरी बढ़ाएंगे, हम पेंशन दे देंगे। लेकिन वही लोग जब सत्ता में आ जाते हैं तो वो, एक बात बताइए, झूठे वादे कब तक चलेंगे?
उसी का परिणाम है कि जनता इन पर अब विश्वास नहीं करती है और आने वाले चुनाव में भारतीय जनता पार्टी जो जो वादे करती है उन सारे वादों को पूरा करती है। और आनंद जी, मैं आपको बताऊं 2022 में भी जब हमारी सरकार आई थी, हमने जो जो वादे किए थे, हमने ऐतिहासिक फैसले लिए। यूसीसी लागू करने का फैसला हमने तब भी मैनिफेस्टो में था। कांग्रेस इसका भी विरोध करती है, लेकिन हम जब सरकार में हम आए थे, हमारे मैनिफेस्टो में था, हम जीते, हमने वो लागू किया। और हलाला के लिए जब हमने पहला केस उत्तराखंड में आया है, तो देखिए कितनी बड़ी उपलब्धियां, ऐतिहासिक फैसले हम लोगों ने लिए हैं। सबसे सख्त नकल विरोधी तो आप कानून अपनी सुविधा के अनुसार अपनी उपलब्धियां गिना है। रही हैं, वो अपनी सुविधा के अनुसार आपकी नाकामियां गिना रहे हैं। देखिए आनंद जी, लेकिन अब एक सवाल ये भी है ना आशीष, गिना रही है, हाँ। वो इनका व्यक्तिगत मैं कहूंगी विचार है, लेकिन जो उत्तराखंड की जनता है वो हमारी सरकार से खुश है। वो हमारे शासन काल में हमने हर वो काम किया है जो जनता के लिए अच्छा हो, अच्छी जन कल्याणकारी योजनाएं लेके आए हैं। ठीक है। और मैं इसमें एकल मैं कहूंगी स्वरोजगार महिलाओं के लिए सबसे बड़ी हमारे राज्य की उपलब्धि रही है, जिसमें महिलाओं को 2.25 लाख तक में सब्सिडी दी जाती है। जो महिलाएं अकेली रहती हैं उनको ठीक है। अब आशीष सैनी जी, अब देखिए, अब बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का दौरा है, बीजेपी के और दूसरे बड़े नेताओं का दौरा इससे पहले भी हुआ और आगे भी होगा। आपके भी बड़े नेता, जो सबसे बड़े नेता हैं राहुल गांधी, उनका भी दौरा अभी प्रदेश में होने वाला है, अगले महीने आने वाले हैं। कुछ सभाओं को भी वो संबोधित करेंगे, अल्मोड़ा में भी शायद उनकी जनसभा है जहां पर वो संबोधित करेंगे। तो आप उस तरफ कंसंट्रेट कर रहे हैं, किस तरह से उनका कार्यक्रम है? कार्यकर्ताओं से भी वो मिलेंगे, संवाद करेंगे, रणनीति बनाएंगे, संदेश देंगे। आप ये भी तो बताइए लोगों को कि आपकी पार्टी भी क्या कर रही है, क्योंकि लोग यही देख रहे हैं कि आप बीजेपी पर ही ज्यादा फोकस कर रहे हैं, अपनी पार्टी और अपने कार्यक्रमों पर फोकस नहीं कर रहे हैं। केवल एक एजेंडा है। जब हम बीजेपी की आलोचना करेंगे तो महंगाई, भ्रष्टाचार, पर्यावरण, बेरोजगारी पर करेंगे। जब हम कांग्रेस की बात करेंगे तो हम कहेंगे कि इन्हीं मुद्दों पर बात होगी। हम मुद्दों से ना भटकेंगे ना भटकने देंगे। ना जो उत्तराखंड की जनता के जो सवाल है वो उनकी समस्याओं को लेकर है, उन समस्याओं को लेकर भारतीय जनता पार्टी के पास समय है ही नहीं कि उनसे बात करें। मुझे आप बताइए, उत्तराखंड में जो पैरामेडिकल का स्टाफ है वो दूसरे राज्यों से लाकर भर्ती कर दिया। कैलाश विजयवर्गीय ने भर्ती कंपनी बनाई और आकर अपने मध्य प्रदेश, राजस्थान के लोगों को भर्ती कर दिया। मुझे पता नहीं बीजेपी के लोगों को क्या महसूस होता है कि महाराष्ट्र और राजस्थान और मध्य प्रदेश के लोगों की चिंता है, राज्य के लोग धरने पर बैठे हुए हैं, उनसे बात करने का समय नहीं है। प्रत्येक मोर्चे पर, प्रत्येक विषय पर राज्य की सरकार विफल साबित हुई है। राज्य की सरकार की विफलता का प्रमाण यही है कि मुख्यमंत्री के पास बताने के लिए, कहने के लिए, करने के लिए कोई विषय है ही नहीं। और इनके प्रवक्ताओं को भी झूठ बोलने की और बेशर्मी की इतनी ट्रेनिंग दी गई है कि झूठ ही बोलता है कि आपके जैसे चैनल पर आकर लगातार झूठ बोलने का काम ये बेशर्मी और बेहयाई का परिचय देता है। नहीं तो राहुल जी का जो दौरा हो रहा है वो पार्टी के संगठन को चुनाव के लिए तैयार करने का दौरा है या प्रदेश सरकार की जो आप लोगों के हिसाब से नाकामियां हैं उसके लिए है? ये सवाल किससे है? आशीष जी आपसे, कि राहुल गांधी का जो दौरा है वो दौरा प्रदेश की कांग्रेस संगठन को मजबूत करने और चुनाव के लिए तैयार करने के लिए, या फिर जो प्रदेश सरकार की आप लोगों के हिसाब से नाकामियां हैं उसको जनता तक को बताने के लिए? देखिए, जो आपने बाद में कहा वो हमारी प्राथमिकता है। उत्तराखंड के लोगों की समस्याएं बहुत सारी हैं और राज्य सरकार से भी उसकी बहुत सारी समस्याएं हैं। उन समस्याओं के समाधान यदि राज्य सरकार के पास नहीं है तो प्रमुख विपक्षी दल होने के कारण हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम राज्यों के लोगों की समस्याओं को सुनने का भी काम करें और उसका समाधान भी ढूंढने का काम करें। पौड़ी में उनकी जनसभा आर्मी के लोगों के साथ है। आर्मी के लोगों की सबसे बड़ी समस्या ये है कि जो अग्निवीर योजना चलाई गई है ये राज्य के लोगों को जो रोजगार के रूप में भी और देश की रक्षा का मौका देती थी उसे छीनने का काम किया गया है। ये किसने किया गया? मुझे बताइए ना। भारतीय जनता पार्टी अपनी उपलब्धि तो है। भारतीय जनता पार्टी अपने नहीं सुनिए एक मिनट, आप होर्डिंग लगाइए सड़क पर, एक लिखिए कि अग्निवीर योजना से मिला है, लिखिए अग्निवीर की जिम्मेदारी है। बताइए ना, आप बताइए ना कि जब लोगों को भर्ती किया, आप बताइए कि आपने
गट्टू और सट्टू के होर्डिंग लगाने का काम, उनको सबसे फ्रंट करने का काम किया। आप बताइए कि आपने गीता के हत्यारों को पकड़ने का काम किया है? नहीं, आपको कैसे ने बताया? आपको तो अपनी उपलब्धि नहीं मालूम, आपको अपनी उपलब्धि पता नहीं है, हमारी उपलब्धि कैसे पता होगी? आप अपनी तो बता दीजिए। अरे भाई, आप राज्य सरकार में हैं, आप अपनी उपलब्धि बताइए, तो हमारी बात मत कीजिए। आपको फिर यही कह रहा हूँ, भाजपा के लोगों में एक समस्या है, वो कांग्रेस की बात करते हैं। अरे भाई, सरकार आपकी है, पूर्ण बहुमत आपको मिला हुआ है, तब भी आप नहीं करने की तरफ कर बैठे हो, तो ये पहली बार मीडिया की जनता की जिम्मेदारी। लेकिन वो जो अमेरिका के गुलाम है, वो जो फिलिस्तीन फाइलों में जो प्रधानमंत्री की जब हमारी सेना किसी भी ऑपरेशन को अंजाम देती है तो वो कहती है मुझे सबूत दो। तो आनंद जी, आप मुझे बताइए, क्या देश की सेना पर इस प्रकार से अविश्वास करना चाहिए? वहाँ जाकर आप सैनिकों से क्या बात करेंगे? मुझे तो लगता है पहले वो राहुल गांधी जी को ये बताएंगे कि आप उन पे भरोसा करते भी हैं, आप उनको सेना या बॉर्डर के रक्षक समझते भी हैं। तो मेरे को लगता है इनका जो इन सैनिकों से मिलना है, या तो ये प्रायश्चित करें, वहाँ पे पश्चाताप करें कि मुझसे गलती हो गई, कि जो मैंने आपने सबूत मांगे। अमेरिका आपको डिसाइड कर रहा हर बार सेना के जवानों का अपमान करना, यही राहुल गांधी की रीति नीति रही है। और जब भी हमारी सेना बॉर्डर पे हमारे देश की रक्षा करती है, तो उनको अपमानित करने का काम करते हैं। नहीं, मैंने इसलिए भी सवाल आशीष जी आपसे पूछा राहुल गांधी के दौरे को लेकर कि देखिए, बीजेपी अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष को यहां पर आमंत्रित की है, बैठकों का दौर चल रहा है और बूथ लेवल तक इस तैयारियां शुरू हो गई हैं। जाहिर सी बात है कि राजनीतिक दल है, चुनाव लड़ना है तो फिर पूरी तैयारी के साथ चुनाव लड़ना है, चाहे वो आप हो, चाहे वो बीजेपी हो या दूसरी पार्टी हो। तो उस तरह से आप लोगों की भी तैयारी चल रही है संगठन के अंदर। देखिए, हमारी तैयारी राजनीतिक होती है, इनकी तैयारी क्लरिकल है। तो हमारी राजनीतिक लड़ाई लोगों की समस्याओं को उठाने और उसके समाधान। नहीं, वो तो ठीक है, मतलब सांगठनिक तैयारी भी तो जरूरी होती है ना आशीष जी, सांगठनिक तैयारी भी तो जरूरी होती है ना। करा तो रहे हैं अरविंद पांडे के साथ, वो तैयारी तो हो रही है। इनके बूथ ही नहीं बने हैं आनंद जी। आपकी तैयारी त्रिवेंद्र सिंह रावत नहीं करा रहे ना, के साथ जुड़े हैं, वो अरविंद पांडे के साथ बैठक करवा रहे हैं, तैयारी हो रही है, तैयारी आपकी। मैं कहूँगी कि कांग्रेस पार्टी के साथ जुड़ना चाहेंगे। आज 2 लोग भी इनके साथ जुड़ना नहीं चाहते हैं। केवल वही घिसे पिटे 5 इनके नेता हैं, वही कभी कुमाऊं में जाते हैं, वही कभी गढ़वाल में जाते हैं, वही 5 नेता हैं, उन्हीं के इर्द गिर्द। अब देखिए, एक बड़ा मुद्दा आप लोगों के पास था आशीष जी, एक बड़ा मुद्दा आप लोगों के पास था वोट चोरी का आरोप लगाने का। वोट चोरी को लेकर, SIR को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने वहां भी साफ कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कुछ साफ नहीं किया, सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर अधूरा है। भारतीय जनता पार्टी की आदत यही है कि अधूरे ऑर्डर पर बोल उछलने लगते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहीं ये नहीं कहा कि जो चुनाव आयोग ने वोटों को वोट काटने का काम किया है, वोट ट्रांसफर का काम किया, उस पर जवाब नहीं दिया। चुनाव आयोग ने अभी तक कोई वोटर लिस्ट जिनकी वोट काटी गई है, चाहे वो बिहार में हो, चाहे हरियाणा में हो, सुप्रीम कोर्ट ने तो ये कहा ना कि जो प्रक्रिया चल रही थी वो प्रक्रिया सही थी, संवैधानिक ढंग से और कानूनी ढंग से वो प्रक्रिया सही रही। देखिए आनंद जी, कांग्रेस किसी भी चीज को मानने को तैयार नहीं होगी। इनका काम केवल संवैधानिक संस्थाओं को बदनाम करना है। मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ, जब इनकी सरकार होती है वहाँ पे चुनाव भी ठीक होती है, EVM भी ठीक होती है, लेकिन अगर ये हार जाते हैं तो वहाँ EVM खराब हो जाती है, चुनाव आयोग खराब हो जाता है, सब कुछ वहाँ पे बेकार हो जाता है। ऐसे लोगों को ये लोग केवल और केवल ठीक है। अब चुनाव के रंग दिखाई देने लगे हैं, चुनाव की तैयारियां भी दिखाई देने लगी हैं, रणनीतियां भी बननी शुरू हो गई हैं। अब बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का दौरा भी हो रहा है और इसके साथ ही कांग्रेस के सबसे बड़े नेता राहुल गांधी का भी दौरा अगले महीने है, पहले ही सप्ताह में, और कई सभाओं को भी संबोधित करेंगे। तो अब तैयारियां दोनों पार्टियों की अपनी शुरू हो गई है। दोनों पार्टियों के बड़े नेता अपने अपने पार्टी के कार्यकर्ताओं और नेताओं में ऊर्जा का संचार भरने के लिए अब उत्तराखंड की धरती पर पहुंचने लगे हैं। दोनों लोग तैयार हैं, लेकिन आरोप प्रत्यारोप का दौर भी चल रहा है और ये तो चलता रहेगा।
चुनाव तक चलता रहेगा। बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, आगे भी हम इस पर चर्चा करेंगे। बहुत शुक्रिया प्रभा जी, शुक्रिया आशीष सैनी जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो उत्तराखंड के सवाल में आज इतना ही। देश दुनिया की तमाम अहम खबरों के लिए आप जुड़े रहिए इंडिया वॉइस के साथ।